नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे उन 10 कोरोना मरीजों की जिनकी मुंबई के अस्पताल में मौत हो गई। ये 10 लोग घर से अस्पताल इसलिए आए थे ताकि उनकी जिंदगी बच जाए, लेकिन अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल से जीवन के बदले मौत मिली। ना तो अस्पताल में महफूज हैं और ना ही अस्पताल से बाहर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर रिकॉर्ड तोड़ रही है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 59,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। आज कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे पता चलेगा कि कोरोना के लिए काफी हद तक हम जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर हैं। हम आपको पड़ोसी देश के उस मातुआ समाज से मिलवाएंगे जिनकी चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी है, और यह भी जानेंगे कि आखिर भारत बांग्लादेश के रिश्ते में पश्चिम बंगाल का क्या महत्व है। और आखिर में आपको तमिलनाडु लेकर चलेंगे, देखेंगे क्यों एक उम्मीदवार ने मतदाताओं को चांद पर ले जाने का वादा किया। आज सबसे पहले फिक्र कोरोना अस्पताल में आग से हुए बड़े हादसे की। जरा सोचिए, जहां 70 से ज्यादा कोरोना मरीज हों, उस इमारत में आग लग जाए। जिस अस्पताल में कोरोना मरीज वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हों, वहां बिजली चली जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक ना जा पाएं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, और शासन प्रशासन के लोग इसे हादसा बताने में जुट गए हैं। जबकि इस अग्निकांड पर जितने सवाल उठ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यह हादसा हत्या से कम नहीं है। आग की ऊंची ऊंची लपटें, हर तरफ धुएं का गुबार। धू धू कर जला कोविड अस्पताल, मॉल में मची चीख पुकार। आधी रात दिल दहला देने वाले अग्निकांड की तस्वीरें मुंबई के भांडुप इलाके की हैं, जहां रात करीब 12:30 बजे ड्रीम्स मॉल की पहली मंजिल पर आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें मॉल के 3rd फ्लोर तक पहुंच गई और वहां स्थित सनराइज अस्पताल आग की चपेट में आ गया। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कल रात से ही कॉल कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, हमारा पेशेंट कैसा है, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। बताया जाता है कि जिस वक्त अस्पताल में आग लगी, उस वक्त यहाँ 76 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें से कई वेंटिलेटर पर थे। लगभग सभी मरीज गहरी नींद में थे, तभी दबे पांव यहाँ मौत बनकर आग का अटैक हुआ। आग लगते ही लाइट काट दी गई, जिसके चलते कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझने लगे। उनका दम घुटने लगा। कई मरीजों को तो संभलने तक का मौका नहीं मिला, और इस अग्निकांड में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 68 लोगों को उनके रिलेटिव के पास में या दूसरे कोरोना फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है, इसलिए हम पुलिस की तरफ से ये जो 10 डेथ हुई है फायर में, उसके लिए हम गुनाह दाखिल करेंगे। मॉल और अस्पताल में आग इतनी विकराल थी कि इस पर काबू पाने में दमकल की 23 गाड़ियों को लगाया गया। क्रेनें मंगाई गई। काफ़ी मशक्कत से बाकी कोरोना मरीजों को यहाँ से निकाला गया। मॉल में फंसे लोगों का भी रेस्क्यू किया गया, लेकिन आग पर काबू पाने में करीब 13 घंटे लग गए। मुंबई के भांडुप स्थित जिस ड्रीम्स मॉल में आग लगी थी, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक उसी के भीतर है। और आपको बता दें कि आग लगने के बाद अभी भी देखिए आग पर काबू पाने का काम जारी है, और जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है वहां पर कूलिंग ऑपरेशन जारी है। काफ़ी मशक्क़तें हो रही हैं, क्योंकि देर रात 12:30 बजे के करीब ये आग लगी और कई घंटे लग गए इस आग को बुझाने में। कई लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी, और अब ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्यों घटना घटी। जो लोग इस मॉल से जुड़े हैं या जिनका दुकान या फिर दफ्तर इस मॉल में है, उनसे जब हमने बात की, साफ तौर पर उनका कहना है कि फायर ऑडिट नहीं किया गया था, लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई है। अस्पताल में आग से 10 कोरोना मरीजों की मौत का गुनहगार कौन? विपक्ष ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर मॉल के भीतर अस्पताल कैसे चल रहा है। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती
तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल को लेकर खड़े हुए सवालों पर कहा कि ये अस्पताल कोरोना काल में ही तैयार किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये भयानक हादसा हो गया। एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी, आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। बताया जाता है कि ड्रीम्स मॉल साल 2009 में बना था। इस मॉल में करीब 1000 छोटी दुकानें, 2 बैंक्वेट हॉल और 1 अस्पताल है। यहाँ कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए पिछले साल कंडीशनल ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया था, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में आग से 10 लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, मॉल के अंदर अस्पताल की परमिशन कैसे दी गई? सवाल नंबर 2, मॉल के बंद हो जाने के बाद इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, मॉल को फायर एनओसी नहीं मिली थी, फिर मॉल कैसे चल रहा था? सवाल नंबर 4, मॉल में आग बुझाने के उपकरण क्यों नहीं लगे थे? सवाल नंबर 5, आखिर अस्पताल में आग से 10 मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन? कारण तो नहीं, मगर जिम्मेदार बता सकता हूँ कि ये मॉल है 32 महीने से एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में है और वो एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई भी फायर ऑडिट नहीं करवाया। सारे के सारे गेट बंद रखे गया था, कोई इधर देखने वाला नहीं था कि जब शुरुआत में आग हुई तो वही टाइम पे इमरजेंसी कुछ करके बुझा सकते थे और ये सबसे आगे बढ़ गई और उसने कोई फायर ऑडिट नहीं करवाया है और एडमिनिस्ट्रेटर के भरोसे हम लोग 32 महीने से लटक रहे। शासन प्रशासन हर कोई एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। मुंबई की मेयर भी गुनहगारों पर कार्रवाई की बात कर रही हैं। 100% कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की गई नहीं, की जाएगी नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाती है? मुख्यमंत्री का बयान सुना आपने? अगर किसी की गलती हुई तो कार्रवाई होगी। गलती हुई, यह गलती नहीं तो क्या है? अग्निकांड के बाद ड्रीम्स मॉल में चल रहे कोविड अस्पताल पर बीएमसी ने भी जांच के आदेश दे दिए। यह अक्सर बाद में जागती है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से माफी मांगी और मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल वही है कि अस्पताल में मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोविड अस्पताल में आग या हादसे की यह पहली घटना नहीं है। जरा ध्यान से देखें आप। पिछले साल 26 नवंबर को गुजरात के राजकोट जिले के एक कोविड अस्पताल में आग लगी थी। उस हादसे में 5 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई। तब अस्पताल में आग लगने की वजह मशीनरी में शॉर्ट सर्किट को बताया गया था। पिछले साल 21 नवंबर को ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जया आरोग्य के कोविड केयर सेंटर में आईसीयू में आग लग गई। वहां भर्ती 9 मरीजों में से 2 मरीज की मौत हो गई। एक वेंटिलेटर भी जल गया। पिछले साल ही 9 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक होटल जिसे कोविड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था, उसमें आग लग गई थी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई थी। इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 2020 को गुजरात के अहमदाबाद में श्रेय कोविड अस्पताल में आग लग गई थी। उस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई थी। यह फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अस्पताल वो जगह है जहां इंसान स्वस्थ होकर घर वापस आना चाहता है, लेकिन उसी अस्पताल में जब लापरवाही के कारण आग से 10 मरीजों की मौत हो जाए तो फिर ईमानदारी और अच्छाई की उम्मीद किससे की जा सकती है? कोरोना संक्रमण लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होते होते दूसरी लहर को दस्तक दे चुका है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लापरवाही से कोरोना लगातार मजबूत हो रहा है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 59,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। देश में दूसरी लहर शुरू हो जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये लहर 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है और इसका असर 100 दिन तक यानी मई तक रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इससे 25 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं और जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए आशंका सच साबित हो सकती है। 25 मार्च को 59,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, जो 17 अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड है। मतलब ये कि संक्रमण के जो हालात 160 दिन पहले पिछले साल अक्टूबर में थे, वैसे ही हालात का देश एक बार फिर सामना कर रहा है।
पिछले एक हफ्ते की बात करें तो देश में सिर्फ 7 दिन के अंदर 3,32,000 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। पिछले 7 दिन से लगातार नए केस का आंकड़ा 40,000 के पार बना हुआ है और 25 मार्च को तो ये 59,000 के पार पहुंच गया। इस दौरान एक्टिव केस भी तेजी से बढ़े। एक हफ्ते में करीब 1.5 लाख एक्टिव केस बढ़ गए। रिसर्च के मुताबिक 15 फरवरी से दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो उस हिसाब से 25 मार्च तक इस लहर के 39 दिन पूरे हो गए और इस दौरान 9,29,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि इससे पहले के 39 दिनों में 5,11,000 के करीब केस ही सामने आए थे। एक्टिव केस की बात करें तो 15 फरवरी से 25 मार्च के दौरान करीब 2,81,000 केस बढ़े, जबकि 8 जनवरी से 15 फरवरी के बीच एक्टिव केस की संख्या में 8,84,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। मतलब यह कि कोरोना की नई लहर भयानक होती जा रही है। इस महामारी के खिलाफ 1 साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा। अब उस लड़ाई को जीतने के करीब पहुंचकर भारत पिछड़ने लगा है और कोरोना बढ़ने लगा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से कहर बरपा रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लापरवाही की बूस्टर डोज से कोरोना वायरस हर दिन मजबूत होता जा रहा है। पिछले साल होली के वक्त कोरोना ने एंट्री मारी थी और इस होली फिर से सिर उठा रहा है। बाजार सज गए हैं, लोग त्योहार की खुमारी में डूब गए हैं। ऐसे में खतरा अब और बढ़ गया है। 25 मार्च को देश भर में जितने नए मामले सामने आए, उसमें करीब 91% नए केस सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा, इन 10 राज्यों में ही मिले हैं जो कोरोना का नया ठिकाना बन गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां 2020 से भी भयंकर स्थिति बनती जा रही है। कोरोना के नए केस पिछले साल के पीक को भी मात दे रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में 11 सितंबर को सबसे ज्यादा 24,886 केस आए थे, लेकिन 25 मार्च को यहां 35,952 केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। न सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता है, न ही चेहरों पर मास्क का। यही लापरवाही है जिसकी वजह से कमजोर हो चुके कोरोना को फिर एक बार मजबूत होने के लिए ताकत मिली। ये महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते का कोरोना ग्राफ है। इस दौरान 2,04,000 से भी ज्यादा केस मिले और इनमें से करीब 1 लाख केस तो बीते 3 दिन में ही पाए गए हैं। परिस्थिती गंभीर बनत चाललेली आहे। आता कुठेतरी नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घेण्याची वेळ जर परिस्थिती अशीच राहिली तर 2 एप्रिल पर्यंत आम्हाला घ्यावी लागेल। पिछले साल जब मुंबई कोरोना के एपी सेंटर बनी थी, तब सबसे ज्यादा डेली केस 7 अक्टूबर को आए थे, लेकिन 25 मार्च को कोरोना ने एक बार फिर वो रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुने डेली केस दर्ज किए गए। ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की, लेकिन मुंबईकर लापरवाही बरतने की मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना की महामारी एक बार फिर से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही भयानक तरीके से पैर पसार रही है। यहाँ पे भीड़ आप देखिए, ट्रेनें चालू हैं। लोकल ट्रेन का स्टेशन आप देखिए, ये है दादर स्टेशन, और किस तरह यहाँ स्टेशन पर खचाखच भीड़ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर देखिए ये एक। सर आप बताइए, आप बीएमसी से हैं और आप ही मास्क नीचे करके चल रहे हैं। सर मैं पहन तो आपकी जरूरत है आपकी बोलने की, मुझे मालूम है। आपको जिम्मेदारी बनती है सर, रहूं कि नहीं। धंधे वाले मास्क एक भी लगाता नहीं है, धंधे वाले। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा चिंता का सबब इस वक्त पंजाब बना हुआ है। यहां भी हालात पिछले साल की तरह खराब होते नजर आ रहे हैं। 25 मार्च को यहां 2661 नए केस मिले। 24 मार्च को भी 2600 से ज्यादा केस सामने आए थे। एसबीआई रिसर्च टीम के मुताबिक 15 फरवरी से दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो उस हिसाब से 25 मार्च तक इस दूसरी लहर के 39 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान पंजाब में 46,600 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इसमें पहले के 39 दिन में सिर्फ 8,333 केस ही मिले थे। मतलब 5.5 गुना ज्यादा केस मिले हैं।
मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के फेज 6 हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए मेरे पीछे जो यहां पर एक रूम बनाया गया है जहां पर कोविड-19 सैंपलिंग ली जाती है। वहां पर आप देखिए कितनी भीड़ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को लगातार डॉक्टर्स की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही है। सरकार तो इस पे बहुत ही काम कर रही है, सो हमें चाहिए कि हम सब मास्क यूज़ करें, सबसे मतलब अपने आप को सैनिटाइज रखें, डिस्टेंस में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी लोगों की अपनी अपनी ड्यूटी बनती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि एक तो इससे प्रॉपरली जो सरकार की गाइडलाइन है, अपना मास्क और एक दूरी जो बनाए रखना है बहुत ज़रूरी है सर। जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, सरकार के कदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तो कैसे बचेंगे सर। हालात देश की राजधानी दिल्ली में भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहां भी लोग लापरवाही बरतने में पीछे नहीं हैं। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में कोरोना ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। 25 मार्च को यहां 1515 नए मामले आए, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 11 दिन से दिल्ली में लगातार नए केसों की संख्या बढ़ रही है और करीब 2.25 गुना तक बढ़ गई है। बावजूद इसके दिल्ली वालों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि जिस कोरोना ने पिछले साल कोहराम मचा दिया था, उसे फिर से कहर बरपाने के लिए वो खुद लापरवाही का बूस्टर डोज दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो कल नए मामले सामने आए हैं वो है 1515। लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में भी जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद है, तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टेशनों पर, बाजारों में भी जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। शासन सख्त है, रैंडम टेस्टिंग किया जा रहा है, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग भी रोजाना जो है वो बड़ी संख्या में की जा रही है और जो केसेस हैं उसमें भी इजाफा लगातार हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा। लापरवाही का ये वायरस सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में बीते 18 दिन से लगातार कोरोना के नए केसों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 25 मार्च को कोरोना के केस रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1885 पर पहुंच गए, जो पिछले साल 14 अक्टूबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मरीज मिलने का आंकड़ा है। कोरोना एक बार फिर से लौटा है और उसके बाद होली का त्योहार हो या दूसरे त्योहार हो, सारे त्योहारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक हर्षोल्लास के साथ कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा पा रहा है। ऐसे में हम बाजारों में जब देखते हैं कि हर साल जितनी रौनक हुआ करती थी, खास तौर पर होली के वक्त में, वो रौनक इस समय नहीं दिखाई दे रही। दादा, कितना धंधा डाउन हुआ है? अरे साहब कुछ भी नहीं हो रहा, जब 100 भी 200 भी रुपए भी नहीं बन पाते। अभी तो 9 बजे रात तक बैठे रहते, 10 बजे से सुबह से आके बैठे रहते, कुछ भी नहीं होता। मार्केट में क्या देख रहे हैं हालात? बिजनेस तो बहुत डाउन चल रहा है और मेन रीजन कोरोना ही है। दूसरी बात जो सरकार ने सख्ती कर दी ना, उसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। शहर शहर सुपर स्प्रेडर है और त्योहार के इस मौके पर लोग कुछ ज्यादा ही लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और त्योहारों के सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगह जहां पर भीड़ होती है वहां पर लगातार जांच की जा रही है और ख़ास करके होली के मौके पर जो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं या अपने नेटिव आ रहे हैं उनको लेकर के खासी अलर्ट है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, ऐसे में चैलेंज भी है कि ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, तो कैसे आप लोग जांच कर रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं और क्या क्या डिटेल्स फिल कर रहे हैं? नाम, मोबाइल नंबर, उनका जो परमानेंट एड्रेस है, वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है, इतना डिटेल ले रहे हैं उसे। और जांच कैसे कर रहे हैं? जांच एंटीजन आरटीपीसीआर दोनों कर रहे हैं। ये जमीनी हालात बताने के लिए काफी है कि कोरोना से जंग में हिंदुस्तान क्यों कमजोर पड़ने लगा है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है तो सबसे पहले लापरवाही के इस वायरस को खत्म करना होगा। लेकिन लोगों को इस सबसे क्या मतलब है? वो तो अब तैयारी कर रहे हैं होली की या अलग अलग त्योहारों की। सोचिए आप जरा, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त यूरोप के कई देश तीसरी लहर से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा जो है वो 12 करोड़ 62 लाख को पार कर गया है। इस बीच टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है और आंकड़ों से पता चला है कि जिन देशों ने अपनी आबादी की 20% या उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, वहां कोरोना के नए केस आने कम हो गए हैं। इजराइल की बात करें तो वहां 58% आबादी को टीका लगाया जा चुका है।
फरवरी में यहां 1,27,000 से ज्यादा केस आए थे, लेकिन मार्च में घटकर 5,500 के करीब रह गए हैं। यूके में 43% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और फरवरी के मुकाबले वहां करीब 2,15,000 केस कम आए हैं। अमेरिका अपने 25% नागरिकों को वैक्सीन की डोज दे चुका है और वहां मार्च में फरवरी के मुकाबले 10 लाख से ज्यादा केस घट गए हैं। लेकिन यह सिर्फ वैक्सीन की वजह से हुआ है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ इन देशों के लोगों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दूसरी बात यह है कि बाकी मुल्कों में आबादी भारत जितनी नहीं। हमारे 130 करोड़ की आबादी में अभी करीब 4% जनता को ही वैक्सीन लगाई जा सकी है। पिछले 24 घंटे में 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन काफी नहीं है। जानकार मानते हैं कि अगर कोरोना की नई लहर से निपटना है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन करीब 40 से 50 लाख तक पहुंचानी होगी ही। और वायरस से मुक्ति की फिक्र के बाद बात बांग्लादेश की आजादी की, जो आज से 50 साल पहले वहां की जनता को पाकिस्तान से मिली। बांग्लादेश आज अपनी उसी आजादी की 50वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस जश्न के मुख्य अतिथि हैं और आज वो ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन का तोहफा भी दिया। हालांकि भारत बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन का तोहफा पहले ही दे चुका है। इस मौके पर पीएम ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आजादी के दौरान इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश से दोस्ती की गांठ मजबूत करते हुए उस पल को भी याद किया जब भारतीय सेना के अदम्य साहस और मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से रिश्ता और खास बना दिया। उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार उनकी छोटी बेटी शेख रेहाना को सौंपा। इससे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, भारत के लिए बांग्लादेश न सिर्फ एक पड़ोसी है बल्कि भारत का बांग्लादेश से सांस्कृतिक जुड़ाव का रिश्ता है और यह भारत के लिए भी गौरव की बात है। तभी तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष को अपने जीवन के पहले आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। लेकिन इस मौके पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारत बांग्लादेश के मजबूत संबंधों के बीच पश्चिम बंगाल का एक अहम किरदार है, एक अहम कड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। आज भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हैं। ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर हो चुका है और बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति के चलते हुए बहुत सी भारत की तरफ से बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों देशों में बहुत मजबूत है। बांग्लादेश के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद मिली है। दोनों देशों के बीच में लैंड बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर्स, ये सब जो भी इश्यूज थे, जो मुद्दे थे, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। आज ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्यादा समझने की जरूरत है कि भारत के लिए बांग्लादेश के क्या मायने हैं, क्योंकि कोरोना काल में 15 महीने बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा बांग्लादेश का ही हुआ है।
पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा खास है, खास इसलिए भी कि ये भारत बांग्लादेश की दोस्ती का गोल्डन जुबली साल है। आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने 50 साल पहले बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया और भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश बना। आज ही भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों की भी शुरुआत हुई और इन रिश्तों को मजबूत करने जब खुद पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे ढाका पहुंचे तो उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बुके देकर किया। ये तस्वीर दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट खुद बयां करती है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के लिए भारत के मायने क्या हैं। दोस्ती के इस दमदार माहौल में एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ढाका की धरती पर पीएम का जोरदार स्वागत दाऊदी बोहरा समुदाय ने भी किया। प्रधानमंत्री खुद दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी मिले। ये ऐसा पल था जिसे याद कर बोहरा समुदाय के लोग काफी खुश हैं। हम तो इतना खुश हो गए कि ये कोई जैसे दुनिया का नेता हो तो वो तो कितना डिस्टेंस हो एक पीपल के बीच में, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, तो ये बात मोदी साहब की दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगा और प्रधानमंत्री जैसे हम लोग को अप्रोच किया, हमारे पास खुद चल के आए और बहुत ही खुशी हुई। हमने उनको अभिनंदन कहा है और समस्त दाऊदी बोहरा सब यहाँ बांग्लादेश में ढाका और चिटागोंग में रहता है, उनके लिए हमने मोदी साहब को विश किया। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे से हर समुदाय के लोग, हर क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश के राजनीतिक दलों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले। साथ ही बांग्लादेश के सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन भी पीएम मोदी से मिले। शाकिब ने मुलाकात के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। वैसे मौका बांग्लादेश की आजादी का है तो हिंदुस्तान शहीदों की कुर्बानी को कैसे भुला सकता है। प्रधानमंत्री भी शहीदों को नमन करने शहीद स्मारक गए। भारत और बांग्लादेश के उन योद्धाओं को याद किया जिनकी वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी इस ऐतिहासिक दौरे का गवाह बना। हमारे रिपोर्टर भी ढाका के वॉर मेमोरियल गए, जहां 24 घंटे वीर योद्धाओं को नमन करने के लिए लौ जला करती है। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका में जो तमाम तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी झलक आप देखिए कि यहाँ ठीक उसी जगह पर, जिस जगह को सुहरावर्दी उद्यान कहा जाता है, जिस जगह को पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, ठीक यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है, उस वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, शहीदों के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बांग्लादेश के आम लोग किस तरह से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ ढोल नगारे की आवाज़ भी है, साथ ही साथ यहाँ शहीद स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ यहाँ बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न भी मनाया जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार बांग्लादेश 50वीं जयंती मना रहा है। आखिरकार बांग्लादेश दुनिया को ये बता रहा है कि किस तरह उनके लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में वो भावुक पल भी रिकॉर्ड हुआ जब बांग्लादेश के लोगों ने देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान को दिल खोलकर शुक्रिया कहा। আমাদের উন্নয়নের সাথে আমাদের ভারত, যারা নাকি 71 সালে মহাত্মা গান্ধী আমাদের 1 কোটি লোককে আশ্রয় দিয়ে আমাদের লালন পালন করেছে 1 বছর। जाहिर है ये वही रेस कोर्स ग्राउंड पर बना लिबरेशन वॉर मेमोरियल है
जहां 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। यहां वो टेबल आज भी मौजूद है जिस पर जनरल नियाजी ने भारतीय फौज के सामने दस्तखत किए थे। बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर आज हम ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां इतिहास रचा गया था, जहां भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल उसी ओरिजिनल टेबल की रेप्लिका है जो ठीक उसी जगह पर लगाई गई है जहां पर कि ये सरेंडर हुआ था। और इसके बारे में यहाँ बताया भी जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को 4:31 पर किस तरह से जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसके बारे में ये डिटेलिंग है। यहाँ आसपास अगर आप देखें, ये रेस कोर्स ग्राउंड के ठीक नीचे में म्यूजियम बनाया गया है, उसी जगह पर जहां भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था। और तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष की याद दिलाती है, इतिहास की बात बताती है। यहाँ आसपास में उस दौर की तमाम तस्वीरें लगी हैं जो 1971 की यादों को ताजा कर रही हैं। आज इसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये न केवल एक राजनीतिक दौरा है बल्कि इससे दोनों देशों के भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूती मिल रही है। कल पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है, जिसमें 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा। इस बीच नंदीग्राम लगातार चर्चा में बना हुआ है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बागी शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन बाकी 8 दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बागी शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम सीट पर कड़ा मुकाबला है। यहां 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यहां हिंसा की साजिश रची जा रही है। हमने बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से इस बारे में बात की। कल पहला फेज है शुभेंदु जी, कल पहला फेज है। कल कांती में भी मतदान है, और उसके पहले क्या स्थितियां हैं? क्या कुछ वो आपके छोटे भाई कह रहे थे टेरराइज किया जा रहा है, वोटर्स को आतंकित किया जा रहा है? पूरा एरिया में नहीं है। जिस मिक्स्ड एरिया है, जो कुछ खास समुदाय का लोग वास करता है, वहाँ ये सब चल रहा है। दूसरा कोई एरिया नहीं। नंदीग्राम में हो रहा है सर? अरे आज ही तो ये एरिया तो मिक्स्ड एरिया है, 60-40 रेशियो है। इसको रुक रहा है 7 बूथ में वोटर को डर आ रहा है। मुझे कैंडिडेट को घुसने नहीं दे चाह रहा है। लेकिन अंतर से भाजपा का साथ है, कमल पर वोट देने के लिए लोग तैयार है। इस बीच मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हिंसा तो बीजेपी कराती है। ওদের দুটো সিন্ডিকেট, একটা হচ্ছে হোদেল কুতকুত, একটা হোদল কুতকুত, দাঙ্গাবাজ নেতা, দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ, আবার নিজের নামেই। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और उसमें वोटर को खुश करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। आपने साहित्य और सिनेमा में तो चांद तारे तोड़ लाने या चांद के पार ले जाने के वायदे बहुत सुने होंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में पहली बार किसी नेता ने जनता से वादा किया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें चांद पर ले चलूंगा। ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट। कल्पना कीजिए कि कोई नेता मतदाताओं से वोट के लिए कैसे कैसे वादे कर सकता है। 3 मंजिला घर, वो भी स्विमिंग पूल वाला, हर परिवार को 1 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए की कार, हर घर को एक छोटा हेलीकॉप्टर,
पूरे इलाके को ठंडा रखने के लिए आर्टिफिशियल बर्फीला पहाड़ और सबसे बड़ा वादा, हर व्यक्ति को चांद की सैर। ये सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त। मिलिए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में उतरे मदुरई साउथ से निर्दलीय प्रत्याशी से। नाम है तुलन सर्वनन। सर्वनन हर रोज सुबह सुबह मदुरई की गलियों में इसी तरह निकलते हैं और लोगों से कहते हैं कि वो अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें। दरअसल सर्वनन ने अपना चांद सितारों वाला घोषणा पत्र मुफ्त की राजनीति के विरोध में जारी किया है। सर्वनन ने चांद के सपने दिखाकर ऐसे नेताओं पर कटाक्ष किया है जिनका जोर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंडस्ट्री की जगह मुफ्त के लैपटॉप, गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन या लोन माफी पर है। उनका कहना है कि मतदाताओं को मुफ्त में कुछ भी देने का वादा करना गलत है। ऐसा वही लोग करते हैं जो पूरे 5 साल जनता के लिए कोई काम नहीं करते और इसीलिए सर्वनन ने अपना चुनाव चिन्ह भी डस्टबिन को बनाया है। मतलब साफ है, गलत उम्मीदवार को चुनने से अच्छा है अपना वोट इस डस्टबिन में डाल दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फिक्र हेडलाइंस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू, 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। उद्धव का आदेश, सख्ती से लागू होगा कोरोना के नियम। बंगाल के बांकुरा में टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका, टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर लगाया आरोप, बीजेपी ने कहा बम बनाते समय हुई घटना। असम के कामरूप में अमित शाह की हुंकार, बोले लैंड जिहाद चला रहे हैं बदरुद्दीन। बीजेपी सरकार आएगी, लव और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान कल। बंगाल में 30 और असम में 47 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बांग्लादेश से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले किसी में ताकत नहीं जो बांग्लादेश को दबा सके। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारतीय जवानों ने खून बहाया। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गैंगस्टर मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजने का ऑर्डर। कहा 2 हफ्ते के अंदर अंसारी को यूपी सरकार के हवाले करें। निकिता तोमर मर्डर केस में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा। फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। निकिता के परिवार ने फांसी की मांग की। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश खत्म के साथ। 500 ये सुनने के बाद आपके जहन में एकदम से क्या आता है? अरे नोट छोड़कर भी तो सोचना चाहिए कभी। 500 दिन बाद मोदी भारत से बाहर दौरे पर गए। इससे पहले 2017 ही वो साल है जब मोदी सबसे ज्यादा देश में थे, वरना 15 जून 2014 से नवंबर 2019 के बीच पीएम ने कुल 1979 दिनों में 96 देशों के दौरे किए। विपक्षी ये कहने लगे थे कि देश के कम विदेश के ज्यादा पीएम लगते हैं। कोरोना ने विपक्ष से हमले का यह मौका छीन लिया था। इधर केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि अब पीएम के दौरे थमेंगे नहीं, लिहाजा पीएम पर हमले के पुराने डायलॉग्स के रिहर्सल शुरू हो गए। और इनमें से टॉप डायलॉग था, बदलाव की बात कह के सत्ता में आने वाली बीजेपी ने कोई बदलाव नहीं किया। बस पीएम अपने दौरों में जब हवाई जहाज से नीचे देखते हैं तो उन्हें हर थोड़ी देर में लगता है देश बदल रहा है। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।